हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 6। आज हम और क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वर्क पावर एनर्जी के। तो जहाँ पर वेरिएबल फोर्स होता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, कभी पाथ दिया है, कंजर्वेटिव है फोर्स या नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी पाथ चुन के किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स आज देखने वाले हैं। साथ में हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो थोड़े देखने में अजीब लगते हैं लेकिन उसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं। तो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो मेरा नाम विक्रांत किरार है। इस वीडियो के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सब यहीं मिल जाएंगे। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो लास्ट लेक्चर में हम ये सब चीज़ें कवर कर चुके थे, एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स कैसा होता है, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास एफ वेक्टर जो है वो एफ एक्स टाइम्स आई कैप है प्लस एफ वाई टाइम्स जे कैप है प्लस एफ जेड टाइम्स के कैप है। और यहाँ पे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड ये तीनों के तीनों कुछ फंक्शन हो सकते हैं जो कि एक्स, वाई और जेड पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसे केस में हमें पहले तो ये पता लगाना आना चाहिए कि क्या भाई हमारे पास वर्क डन किस तरीके से निकाला जाएगा और ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो देखो, वर्क डन का फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहता है। वो क्या होता है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। लेकिन दिक्कत क्या आती है, अगर ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन होता तो उसको आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास वाई भी आ जाए, जेड भी आ जाए, तो फिर आप कुछ फंक्शन है जैसे वाई स्क्वायर डी एक्स, ये कैसे कर लोगे। तो आपको वाई और एक्स में कुछ रिलेशन पता होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। तो ऐसे में इसको बचने का जो तरीका, पहला तरीका हमारे पास होता है कि हमें एक पाथ दिया होगा, है ना। तो अगर आपको पाथ गिवन है, पाथ गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको बता दिया जाएगा कि भाई या तो आपको स्ट्रेट लाइन में जाना है या आपको सर्कल में जाना है। तो आपको कुछ इक्वेशंस दे दी जाएंगी। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से आप y को क्या लिख दोगे, y को आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब जहाँ पर आपके पास y dx वाली टर्म आ रही थी, वहाँ पे y की जगह आप ये चीज़ रख दोगे तो वो कुछ x का ही फंक्शन बन जाएगा। फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये डायरेक्टली y dx को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि y किस तरीके से वेरी हो रहा है वो हमें नहीं पता। तो पहला तरीका तो हो जाता है यहाँ पे पाथ हमारे पास गिवन हो। दूसरा होता है कि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसमें हमारे पास जो चीज़ होती है कि हमारे पास वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे बोला है पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जाना है तो आप एक इस तरीके से जा सकते हो, दूसरा आप कुछ ऐसे जा सकते हो, तीसरा जो मुझे काफ़ी आसान लगता है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ, पहले x की वैल्यू चेंज करते हैं, y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिर y की वैल्यू चेंज करते हैं, x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से भी आप उसको तोड़ सकते हो। और क्योंकि वर्क डन तीनों पाथ में सेम आने वाला है, आप ऐसे कैलकुलेट करो, ऐसे कैलकुलेट करो, ऐसे कैलकुलेट करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का वर्क डन आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब इसमें सवाल उठता है कि मुझे ये जो फंक्शन दिया हुआ है मैं कैसे चेक कर लूँ कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, है ना। तो टेस्ट कैसे करोगे आप उसको, तो इसका सिंपल सा तरीका है। देखो, अगर आपको ये एफ एक्स दिया हुआ है, इसको आपको y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि y और z वाले भी आपसे मैच हो रहे हैं या नहीं। देखो, इसमें आपको क्या करना है, डॉ ऑफ एफ एक्स अपॉन डॉ वाई, है ना, डेल बोल लो जो भी बोलना है आपको। तो अभी हमने y के रेस्पेक्ट में एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, दिस मस्ट बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स। एक पेयर में हमने कर दिया ना, x और y को हमने कर दिया। सिमिलरली वाई जेड और एक्स जेड को भी हमें करना पड़ेगा, तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल जेड मस्ट बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ जेड अपॉन डेल वाई एंड ऑल्सो डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल जेड मस्ट बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये तीनों होंगे तभी आप बोल सकते हो कि भाई हमारे पास फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके लिए चीज़ कैसे आसान हो जाएगी, या तो आपको बोला जाएगा कि z की वैल्यू ही कांस्टेंट है, पूरे में z की वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ xy प्लेन में मोशन हो रहा है,
एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, यानी जेड की कोई फिक्स्ड वैल्यू है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में चीज़ें बहुत आसान होती है। आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें जेड की जो भी वैल्यू रही होगी, मान लो ऐसे लिखा हुआ था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4xy प्लस 3zx। तो अगर ऐसा लिखा हुआ इसमें बोल दिया है कि z की वैल्यू हमें 1 लेनी है, z इज इक्वल टू 1, वो एक एक्स वाई में प्लेन होगा, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे z की वैल्यू 1 रख दो और ये आपके पास एक नया सा फंक्शन निकल के आ जाएगा। देखोगे इसमें z का काम ही नहीं है। तो अब ऐसे केसेस में अगर आपको चीज़ें चेक करनी है ना, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही चेक करने की ज़रूरत आएगी, आपको ये सब चेक नहीं करना पड़ेगा। इससे आपको पता चल जाएगा फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर वो नहीं है। कई बार तो क्वेश्चन में भी गिवन होता है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो आज इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। A particle of mass 2 kg is subjected to a two-dimensional conservative force given by Fx is equal to minus 2x plus 2y, Fy is equal to 2x minus y square, xy in meter and force is in Newton. If the particle has kinetic energy of 8 by 3 joule at point 2, 3, find the speed in meter per second of the particle when it reaches 1, 2. तो बहुत ही अच्छा ये सवाल हो गया। अब यहाँ पर देखो, हमें पहली बात तो एक फोर्स दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि हमारे पास ये कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, ऐसा बोला नहीं गया है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मुझे एक और हिंट मिल रही है यहाँ पे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई पाथ भी नहीं दिया, इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास 1, 2, ये है 1, 2, 3। तो पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था? 2, 3 हमारे पास यहाँ आ जाता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और 1, 2 यानी यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अब इसमें हमें कहीं पर भी बोला नहीं गया है क्वेश्चन में कि आप स्ट्रेट लाइन में आए थे, पैराबोलिक पाथ में आए थे, सर्कुलर पाथ में आए थे, ऐसा कहीं नहीं गिवन है। इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट रहा होगा। तो एक्चुअली मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता वो बात, ठीक? तो नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम चेक कर लेते पहले कि क्या हमारा फोर्स जो है वो वाकई कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। तो देखो, हम टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करो। टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या करना है? डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स। अच्छा, डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स, एफ वाई में इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिर्फ 2, है ना, ये तो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2। और इसको आप करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है? यहाँ पर डेल ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल वाई, वो करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ ये भी बच जाता है हमारे पास 2, तो इसकी वैल्यू भी 2 आती है। तो इससे पता चल जाता है यार ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स आ रहा है ना, एफ इज इक्वल टू कंजर्वेटिव, ये मुझे पता चल गया। ठीक, अब कंजर्वेटिव आ गए तो हमें यहाँ से यहाँ आना है। ये था मेरे पास पॉइंट नंबर 1, ये था मेरे पास पॉइंट नंबर 2। वहाँ से अगर मुझे यहाँ आना है तो मैं किसी भी पाथ से हूँ, मेरे पास वर्क डन की वैल्यू सेम आने वाली है। अब इसमें बहुत सारे आप पाथ ले सकते हो। पहला जो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ उसमें आप ये समझ सकते हो कि भाई हमारे पास यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आ जाऊँ। एक मेरे पास ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि पहले मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँ। इससे फ़ायदा क्या होता है? इसमें एक वैल्यू कांस्टेंट रख देते हो, फिर जब दूसरी तरफ इधर आते हो तो दूसरी वाली वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो इससे आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ती है ना। यहाँ पे अभी आपको स्ट्रेट लाइन की पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो स्ट्रेट लाइन की अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 1। एक्चुअली यही आ रही है, देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ भी आ गया। अब इसका यूज़ करते हुए आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से ऐसे आकर के ऐसे कर सकते हो। जो भी तरीका आपको सूट करता है आप उस तरीके से निकालने की कोशिश करो। लेकिन क्वेश्चन में हमसे वर्क डन नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि फाइनली पार्टिकल की स्पीड क्या होने वाली है। तो जो वर्क डन निकलेगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है? वर्क डन विल बी इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसके हिसाब से स्पीड कितनी होगी वो आपका आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं।
इसका करेक्ट आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रख दूँ तो मेरे पास देखो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाती है। वर्क डन की वैल्यू जाएगी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू थी माइनस टू एक्स प्लस टू वाई, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस टू एक्स प्लस टू वाई। वाई की जगह रख दोगे आप एक्स प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, इस तरीके से इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। अब एफ वाई की वैल्यू कितनी है टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो टू एक्स, एक्स को क्या मैं रख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू रख दूंगा मैं वाई माइनस वन, तो हो जाएगा टू एक्स माइनस टू, सॉरी टू वाई माइनस टू होगा है ना, टू वाई माइनस टू है ना, माइनस वाई स्क्वायर इंटू कर दो आप यहाँ पे डी वाई। और लिमिट्स क्या लग जाएंगी, x की लिमिट आ रही है 1 से, वो आ रहा है 2 से आ रहे हैं हम 1 पे, 2 से 1 पे आ रहे हैं, y की वैल्यू 3 से 2 पे आ रहे हैं, ये आ जाएगा 2 से 1, ये आ जाएगा 3 से लेकर के 2। अब ये सिंपल इंटीग्रल्स हैं जो हम कर सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। देखो जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ पे 2x से ये 2x इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाती है -2 जूल dx वाला, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, इसको आप जल्दी से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे प्लस कर देंगे, -2 जूल था, प्लस 2y² डिवाइडेड बाई 2 -2y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ रही है। लिमिट लगा दोगे 3 से लेकर के 2 तक, इसकी वैल्यू आ जाती है, ये हो जाएगा -2 एज इट इज़। हमारे पास आप देखोगे ये 2 से 2 इस तरीके से कट गया, आप लिमिट्स रखने जाओ यहाँ पे तो प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, -2 इंटू 2 -3 हो जाएगा ये, माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये वाली जो वैल्यू है वो -1 है, -1 और माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हम देखते हैं पूरे के पूरे एज इट इज़ ये कैंसिल आउट हो जाता है। साथ में हमारे पास वैल्यू बचती है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बचता है हमारे पास -5, और ये हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, ये है 8 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 3, माइनस का आएगा लेकिन माइनस और यहाँ पे लगा हुआ है तो वो प्लस हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा +19 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू +4 डिवाइडेड बाई 3 जूल। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आने में आ गई। इतना फील करने की कोशिश करो ये वर्क डन क्या है, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय द फोर्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें एक्स्ट्रा कुछ हमने वर्क डन ऐड कर दिया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जिसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4/3 वर्क डन था, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 4 जूल। तो 4 जूल इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर मास की वैल्यू हमें 2 दी हुई है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है सिर्फ v² के बराबर, यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था उसमें आप पहले यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो एक बार उस तरीके से भी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक पाथ ले लो यार, ये है, इसको मैं बोलता हूँ दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब कोशिश करने, अब सिर्फ वर्क डन हमें निकालना, वर्क डन का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम आने वाला है 4/3 जूल। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस पाथ के अलॉन्ग वर्क डन को निकालने की कोशिश कर लो। हम लिखेंगे वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ए प्लस वर्क डन इन बी। वीडियो को पॉज करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो। करेक्ट आंसर वही रहने वाला, आंसर चेंज नहीं होगा। देखो लेकिन सॉल्व करने का तरीका ज़रूर बदल जाता है, तो हम जल्दी से चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे पास पाथ ए की अगर मैं बात करूं, पाथ ए की खासियत क्या है, हमने x की वैल्यू कांस्टेंट कर दी है ना, तो x इज इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब dx की वैल्यू तो हमारे वापस 0 हो जाएगी। तो अब मैं क्या देखता हूँ, वर्क डन इन ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रल fx dx प्लस क्या होता है इंटीग्रल fy dy। यहाँ पर हमने dx की वैल्यू ही 0 कर दी है, तो इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है।
और हमारे पास एफ वाई डी वाई, इसमें देखो एफ वाई डी वाई, इसमें भी एक्स की जो वैल्यू है ना वो फिक्स है, पूरे टाइम उसकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ वाई की जगह मैं रख दूंगा 2 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वाई की वैल्यू 3 से 2 तक आ रही है, तो लिमिट हो जाएगी 3 से लेकर के 2 तक। इसको जल्दी से आप देखोगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास 4 डी वाई था, ये हो जाता है -4, और यहाँ पर जाता है -y³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट लगेगी 3 से 2 तक, इसकी वैल्यू आ जाती है -4, और यहाँ पर आ जाएगा अगेन हमारे पास 2 का क्यूब -3 का क्यूब, और फिर बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाता है -19 +19 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाता है हमारे पास +19 डिवाइडेड बाई 3 जूल। इतना आ गया हमारे पास वर्क डन ए पाथ में। जल्दी से देख लेते हैं वर्क डन पाथ बी में कितना होने वाला है। तो मैं लिखूंगा पाथ बी में हमारे पास अब की बार हमने क्या किया है, y की वैल्यू कांस्टेंट कर दिया है। इस पूरे पाथ में हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर, तो y = 2। अगेन डी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि y को हमने कांस्टेंट कर दिया है। जल्दी से हम लिख सकते हैं वर्क डन इन बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डॉट डी वाई, जिसमें डी वाई की वैल्यू हो चुकी है 0। एफ एक्स की वैल्यू रखो भाई, एफ एक्स की वैल्यू है -2x प्लस 2y, y की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2x प्लस 4, और लिमिट है 2 से लेकर के 1 तक। हमारा x चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू थी हमारे पास 2, ये वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ पर इंटू डी एक्स हम इस तरीके से कर देंगे। इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -2x² डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट आपको लगानी है 2 से लेकर के 1 तक +4, और लिमिट जैसे ही लगाओगे तो अंदर बचता है -1। इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाता है हमारे पास -3 -4 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ये -3 तो इसी में हो गया, उसके बाद माइनस और लगाया तो ये एक्चुअली हो जाता है +3 -4 विच इज़ इक्वल टू -1 जूल। तो मेरे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाती है वर्क डन इन ए प्लस वर्क डन इन बी, तो विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3 -1। तो आप देखोगे ये फिर से वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू +4/3 जूल। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम आ गया है, आगे की स्टेप्स तो एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। आप चाहो तो ये वाला पाथ भी चुन सकते थे और आप देखोगे उसमें भी वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम चेक कर चुके थे, हमारे पास जो ये फोर्स था वो कंजर्वेटिव था। इस तरीके से हम कोई सा भी पाथ लें हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। इसको हमने 2 अलग अलग पाथ से ले लिया। आप चाहो तो यहाँ एक सर्कल बना के भी इंटीग्रेट कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m बाय ए फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K टाइम्स x अपॉन x² प्लस y² का 3/2 i कैप प्लस समथिंग। सिमिलर सी चीज़ मुझे देखते हुए मिल रही है। K बीइंग अ कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशंस, ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट a, 0 टू पॉइंट 0, a along a circular path of radius a अबाउट द ओरिजिन इन द XY प्लेन इज। तो यहाँ पर देखो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से मुझे एक और हिंट मिल गई कैसे मिल गई कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ इस तरीके से बन रहा है। हमें क्या बोला है कि x बराबर इनिशियल पॉइंट क्या है a, 0, वहाँ से लेके गए हैं 0, a तक, है ना। अब इन्हें बताया है नहीं, वो यहाँ से ऐसे लेकर के गए हैं या ऐसे लेकर के गए हैं, और दोनों में अगर वर्क डन की वैल्यू सेम आती है इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। तो क्या मैं चेक करूं ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, वो चीज़ मैं भी आपके लिए छोड़ देता हूं। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये एक सर्कुलर पाथ जैसा फीलिंग मुझे आ रही है ना, और लिखा भी है सर्कुलर पाथ में जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो फोर्स वेक्टर है ना, फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर तरीके से दिया हुआ है, समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप। इस फोर्स को आप सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से लिखने की कोशिश करो। हमारे पास मान लो ये x² प्लस y² का अंडर रूट जो होता है वो रेडियस की तरह आप लिख सकते हो उसको, करेक्ट। रेडियस की वैल्यू हमें a दी हुई है। तो अब आप इस तरीके से एक बार फोर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इस सवाल को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ वर्क डन यहाँ से यहाँ तक कितना आने वाला है, ऐसे या ऐसे, कैसे भी।
इसका करेक्ट आंसर है डी 0। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो मैं फिर से जो फोर्स को लिख सकता हूँ, देखो फोर्स वेक्टर को ही मैं क्या लिख दूंगा, के टाइम्स मेरे पास अंदर है एक्स अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है ए का क्यूब आई कैप, प्लस हमारे पास आ जाता है वाई अपॉन ए का क्यूब जे कैप। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ऑलराइट। अच्छा, किसी भी टाइम पर मान लो मेरे पास यहाँ पर वो पार्टिकल है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, और ये जो लेंथ है ये है ए के बराबर। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हमारे पास जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये, वो क्या हो जाएगा, ए का कॉस थीटा हो जाएगा ना, दिस विल बी थीटा। तो एक्स हो जाता है हमारे पास ए का कॉस थीटा, वाई हो जाता है हमारे पास ए का साइन थीटा। तो हमारे पास मैं इसी फोर्स को अब लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स को मैं लिख दूंगा ए कॉस थीटा अपॉन ए क्यूब आई कैप, प्लस वाई को लिख दूंगा ए साइन थीटा अपॉन ए क्यूब जे कैप। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर दो ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स विल बी इक्वल टू के अपॉन ए स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में बचता है मेरे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब फील करने की कोशिश करो ये क्या चल रहा है। अगर मेरे पास पार्टिकल यहां से है और पार्टिकल यहां से सर्कुलर तरीके से मूव कर रहा है, तो किसी भी टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, या तो वो ऐसे होगी या ऐसे हो सकती है। सर्कल में मूव कर रहा है तो ऐसे ही वेलोसिटी हो सकती है, और किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इस तरीके से लाए थे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ आ रहा है। अगर मैं फोर्स वेक्टर बनाना चाहूं, तो देखो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मुझे इससे मिल जाएगा। ये हमें डायरेक्शन वेक्टर दे रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, है ना। कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, डायरेक्शन हमेशा इस तरफ आएगा। तो हमारे पास अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना भी हो, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन हमें इस तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख लेते हैं कि इस फोर्स का और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, है ना। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब अगर फोर्स लगता है इधर और उसका डिस्प्लेसमेंट उधर हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू 0 आने वाली है। इसका मतलब वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इस तरीके से भी सर्कुलर में आपको कई बार कन्वर्ट करके देखना पड़ सकता है। जब भी आपको इस तरह की टर्म्स दिखाई देना, एक बार कोशिश जरूर करना है, या फिर जब भी लिखा हो सर्कुलर पाथ है तो एक बार कोशिश जरूर करना है कि हमारे पास जो फोर्स है उसको आर कॉमा थीटा में लिखने की कोशिश करो, और वहाँ से कई बार इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, आपको दिख जाएगा क्लियरली, और आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके का एक सवाल हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे, जहाँ पर वहीं से स्टार्ट होकर के हम वापस से वहीं पहुँचते हैं, लेकिन उसमें हमें अगर हम सिंपल इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम आ रहा था। वहाँ पर फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का नहीं था, इसलिए नेटवर्क की वैल्यू 0 नहीं थी, 0 कोई भी ऑप्शन भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छा सवाल था। वहाँ पर भी हमने इसी तरह की कोई चीज़ करी थी। बहुत अच्छा सवाल है, आई होप आपको वो सवाल भी अच्छा लगा। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। A particle is moved along a path A B B C C D D E E A E F F A। तो यहाँ से हमारे पास A से B, B से C, C से D, D से E, E से F और F से A, इस तरीके से पार्टिकल को मूव कराया गया है। जहाँ पर फोर्स वेक्टर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, अल्फा इज इक्वल टू -1 न्यूटन पर मीटर। द वर्क डन बाय द ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स F विल बी कितने मिली जूल। तो आपको इसका आंसर बताना है। सबसे पहली चीज़ तो ये चेक कर लो क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे और फिर वापस वहीं पे आ गए, कैसे भी घूम फिर के वापस वहीं आ जाओगे तो वर्क डन बाय द फोर्स 0 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इफ़ द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, है ना। तो टेस्ट करेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास टेस्ट करेंगे डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स। इस तरीके की चीज़ आनी चाहिए। डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स, है ना, एफ वाई ये वाली चीज़ है, अपॉन डेल एक्स करोगे आप तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स अल्फा। और डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल वाई, एफ एक्स ये है, कैसे पता चल रहा है एफ एक्स ये है, क्योंकि आई कैप वाला कॉम्पोनेंट है ना। अपॉन डेल वाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिर्फ
अल्फ़ा और हम देख रहे हैं अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ पर दिस इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलराइट, जैसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है तो अब हमारा आंसर जीरो नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहाँ तक अलग वर्क डन पता करना पड़ेगा। हर पाथ के लिए आपको अलग अलग वर्क डन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और फिर सबको जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा नेट वर्क डन कितना हो जाएगा। तो इन सभी पाथ को हम नाम दे देते हैं कुछ, जैसे ए से बी गए हैं तो हम उसको 1 बोल देंगे, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6। इन सबको आपको पता करना है। सैम्पल के लिए मैं एक पहला वाला आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से ये होगा। तो देखो मैं W1 की वैल्यू लिख सकता हूँ। W1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, है ना। इस केस में एक चीज़ समझो, पहली बात तो y की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू कितना है, y की वैल्यू 1 विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लिख देंगे dy की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी भाई 0, क्योंकि y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती थी, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ fy dy होता था। क्योंकि dy की वैल्यू 0 है तो ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा 0 हो जाता है। जल्दी से fx dx की वैल्यू बताओ कितनी हो रही है। fx हमारे पास है अल्फा टाइम्स y, तो fx की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू जाएगी सिर्फ अल्फा, है ना। तो इसकी वैल्यू जाती है इंटीग्रल अल्फा और dx हमारे पास आ जाएगा। और लिमिट क्या है, x की वैल्यू कहाँ, 0 से लेकर के वो चेंज हो रही है कहाँ तक, ये हो रही है 1 तक, तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के 1 तक। और W1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास अल्फा, और इस तरीके से हमने W1 निकाल लिया। W1 की वैल्यू आ जाती है W1 इज इक्वल टू अल्फा। अब इसी तरीके से आपको सारे के सारे वर्क डन पता करने हैं। देखो चीज़ें मुश्किल नहीं थी, लेकिन इतनी सारी है ना कहीं आपसे सिली मिस्टेक हो जाएगी, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अब वीडियो को पॉज करो, W2, W3, W4, W5 एंड W6 पता करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 750 मिली जूल। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने W1 निकाल लिया था, अब जल्दी से निकालेंगे W2। W2 में हमारे पास क्या होने वाला है, W2 में हमारे पास x की वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा W2 इज इक्वल टू इंटीग्रल fy डॉट dy, क्योंकि dx की वैल्यू तो 0 आ रही है। अब जल्दी जल्दी चीज़ों को लिखना सीखेंगे। fy कितना था, y डायरेक्शन वाला फोर्स था हमारे पास 2 अल्फा x, x की वैल्यू कांस्टेंट है 1 के बराबर, तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स अल्फा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 2 अल्फा डॉट डी वाई। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, अब वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आया है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आया। वाई की वैल्यू 1 से हाफ तक गई है, 1 से लेकर के 0.5 तक, तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाता है 2 अल्फा, और डी वाई का इंटीग्रल सिर्फ वाई हो जाता है। वाई की लिमिट लगी 0.5 माइनस 1, तो हो जाता है माइनस का 0.5 वाई, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो हो जाएगा माइनस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा। W2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, W2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा। यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं। जल्दी से चेक करेंगे W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास y की वैल्यू फिक्स है, तो dy की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल टू fx डॉट dx, ठीक, क्योंकि fy dy वाली टर्म में dy तो 0 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx की वैल्यू कितनी है, fx है हमारे पास, दिस इज fx। y की वैल्यू कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड है 0.5, है ना। इस पूरे में देखो y की वैल्यू कितनी है 0.5, तो इसको मैं लिख दूंगा हाफ अल्फा, तो इट विल बी हाफ इनटू अल्फा, और इंटीग्रल dx हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, 1 से लेकर के हाफ तक, 1 से लेकर के हाफ तक। तो इस पूरे का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा माइनस का हाफ, और यहाँ पे अल्फा था और 1/2 था, यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 4। तो W3 की वैल्यू आ जाती है माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 4। ठीक, जल्दी से चेक करेंगे W4 की वैल्यू कितनी है। W4 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, जब हम इधर आ रहे हैं हमारे पास अब की बार x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास इंटीग्रल fx dx में ये dx की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सिर्फ बचता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ fy डॉट डी वाई। अगेन वैल्यूज रखते हैं। fy की वैल्यू कितनी है, fy की वैल्यू है 2 अल्फा x, 2 इंटू अल्फा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हाफ है
तो वो जाता है सिर्फ अल्फा, क्योंकि x की वैल्यू आप हाफ रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, फोर्स की वैल्यू बचती है सिर्फ अल्फा। तो इंटीग्रल ऑफ अल्फा डॉट डी वाई, लिमिट y कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0.5 से 0 तक, 0.5 से 0 तक, तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस अल्फा बाई 2, और हमारे पास W4 की वैल्यू आ जाती है माइनस अल्फा अपॉन 2। ठीक, अब W5 की आप चेक करोगे, देखो बहुत ही आसान है W5 में हमारे पास y की वैल्यू कांस्टेंट है जो 0 है, और y की वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो मेरे को करना पड़ेगा सिर्फ इंटीग्रल ऑफ fx डॉट dx, और fx dx करोगे तो fx की जो वैल्यू है उसमें y आ रहा है, y की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो हमारे पास fx की वैल्यू ही पूरी हो जाती है 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, W5 की वैल्यू 0 आ जाती है। सिमिलरली आप W6 की बात करोगे तो W6 में हमारे पास सिर्फ y में चेंज हो रहा है, x में चेंज नहीं हो रहा है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास dx की वैल्यू 0 हो जाती है। हमारे पास वर्क डन बचता है, क्या बचता है, इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ fy dy। इसमें dx की वैल्यू 0 है तो ये वाला पार्ट हट गया, बचता है सिर्फ इंटीग्रल fy dy। अच्छा, fy की वैल्यू देखो, उसमें x आ रहा है, x की वैल्यू कांस्टेंट है और 0 है, तो fy की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। हमारे पास सिमिलरली W6 की वैल्यू भी आ जाती है 0। टोटल हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आ जाती है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है अल्फा माइनस ये ऑफ ए 0 एंड 0, तो इसको आप लिखोगे तो आ जाता है अल्फा माइनस अल्फा बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 0 एंड दिस बिकम्स हमारे पास माइनस 3 अल्फा अपॉन 4, और माइनस भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अल्फा की जगह क्या रखना है हमें, अल्फा का मैग्नीट्यूड दिया है -1, तो दिस इज इक्वल टू प्लस 3/4 हमारे पास जूल में वैल्यू आ जाएगी। हमसे आंसर पूछा है मिली जूल में, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 3 थोड़ी आएगा 750 मिली जूल, एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है यहाँ पर, है ना, उसी में टाइम बस लग जाने वाला था थोड़ा सा, तो हमने देख लिया किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।